बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर आफियत होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपने उस पेपर के बारे में जिसका आप बड़े दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, जिसकी तैयारी कर रहे थे और जिस पेपर ने कल शायद आपके कुछ आइडियल्स को, कुछ व्यूज़ को थोड़ा सा बदला होगा। तो इंग्लिश लेक्चर का जो कल पेपर हुआ है, कल से ही स्टूडेंट्स के फ़ोन आना शुरू हो गए थे, उनके क्वेश्चंस आना शुरू हो गए थे और इसके साथ साथ उनके व्यूज़, कमेंट्स जो हैं वो मैंने रिसीव करना शुरू कर दिए थे। तो पहला सवाल तो मैं आपसे ये करूँगा कि आप लोग बताएं कि आपको क्या लगता है कि पेपर आसान था, मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। आपकी क्या राय है इस बारे में। अगर बतौर एक उस्ताद में अपनी न्यूट्रल राय दूं तो मुझे ये लगता है कि पेपर मुश्किल तो नहीं था, लेकिन बहरहाल इम्बैलेंस्ड ज़रूर था। थोड़ा गैर रिवायती पेपर था, कन्वेंशनल नहीं था, ट्रेडिशनल नहीं था। पेपर सेटर ने काफ़ी रैंडम अंदाज में पेपर बनाया है और जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या पास्ट पेपर्स का जो पैटर्न है, अगर हम उसको मद्देनज़र रखें तो एग्ज़ामिनर ने उस रिवायत को तोड़ा है जो पहले चलती आ रही थी। और पेपर जो है, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ख़ास तौर पे वेबसाइट से लिए गए एज़ यूजुअल। जैसे आपको याद होगा, मैंने लास्ट टाइम आपको दो वेबसाइट्स बताई थी, sparknotes.com और cliffnotes.com। क्विज़लेट से भी कुछ क्वेश्चन लिए गए थे 2015 वाले पेपर में, 17 वाले पेपर में। तो इस पेपर में जो है वो दोनों वेबसाइट्स इग्नोर की गई हैं और कुछ नई वेबसाइट से पेपर लिया गया है। अच्छा, उसके अलावा स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन आए मेरे पास कि सर क्वेश्चन पेपर तो जो है उसमें उन्होंने इंडियन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे हैं, तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। पेपर में 9 सवाल जो हैं वो इंडियन राइटर्स से रेलेवेंट थे। तो देखें, आपको क्या लगता है कि लिटरेचर का क्या सिलेबस होता है। लिटरेचर तो हमेशा बाउंड्रीज से दूर होता है, लिटरेचर की कोई बाउंड्री नहीं होती। तो अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस देखें तो आपने लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड आपके नज़रों से गुजरा होगा, ठीक है। सब कॉन्टिनेंटल लिटरेचर जो है वो भी कहीं पे अवेलेबल है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के नाम से कहीं कहीं कुछ पढ़ाया जाता है, ठीक है। और वर्ल्ड लिटरेचर के नाम से भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। तो मेरा ख़्याल ये है कि इस पार्ट को ज़्यादा टच किया गया और 9 क्वेश्चन वहाँ से दिए गए हैं। इसके अलावा लिंग्विस्टिक्स के 16 क्वेश्चन थे, 15 या 16 डायरेक्ट लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चन थे, जिनमें कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी ट्रिकी भी थे और वो भी कुछ वेबसाइट से लिए गए, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। 9 क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पहले बताया इंडियन लिटरेचर के से, वोकैबुलरी और ग्रामर के, सिनोनिम से रेलेवेंट, एंटोनिम से रेलेवेंट और ग्रामेटिकल क्वेश्चन जो है ये 5 थे, ठीक है। और 5 क्वेश्चन जो है वो टीचिंग मेथडोलॉजी से रेलेवेंट थे और टोटल ये क्वेश्चन जो हैं ये बनते हैं 35 और बाकी जो 45 क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली लिटरेचर से रेलेवेंट थे। उसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर थी, कुछ टर्म्स के बारे में पूछा गया था। अगरचे टर्म्स की डेफिनेशन नहीं पूछी गई थी, बल्कि टर्म्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछी गई थी। और अमेरिकन लिटरेचर से क्वेश्चन थे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से सवाल थे। तो इस तरह से ये जो 80 क्वेश्चन हैं उनका पैटर्न ये बना कि 16 क्वेश्चन लिंग्विस्टिक्स के, 9 इंडियन लिटरेचर के, 5 वोकैबुलरी और ग्रामर के और 5 टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग मेथडोलॉजी और पेडागोजी के थे और 45 जो बाकी क्वेश्चन थे वो लिटरेचर के थे। और इस तरह से 80 क्वेश्चन ये बने। जो 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हैं उन्हें हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि पेपर जो है ये कितना मुश्किल था, तो मुझे यूँ लगता है कि पीपीएससी ने पेपर को मुश्किल नहीं बनाया, टेक्निकल बनाया है। वो भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मेरिट बनाने में उन्हें थोड़ी आसानी हो, यानी जिन लोगों ने कंसेप्चुअल स्टडी की है, जिन लोगों ने चीज़ों को रीड आउट नहीं किया बल्कि जिन लोगों ने स्टडी किया है, वो लोग इस पेपर में खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे और पीपीएससी को मेरिट बनाने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो एक पोस्ट पे 5 या 6 लोगों को कॉल करते हैं तो 40,000 में से मेरा अंदाज़ा है कि 10 to 15% लोग जो हैं वो इसको क्लियर कर जाएंगे, आसानी से क्लियर कर जाएंगे।
और जहाँ तक मेरिट का सवाल है, मुझे लगता है कि 50 के राउंड अबाउट मेरिट एग्जिस्ट करेगा। है तो ये मेरा आइडिया, कम बेश हो सकता है। तो मेरा आइडिया है कि 50 के राउंड अबाउट 51, 2, 3, 5 भी हो सकता है, वहाँ तक जो है ये मेरिट होगा। अच्छा, और पास रेशो हमने डिस्कस की कि 10 से 15% होगी। और मेरे ख्याल में क्वेश्चन जो हैं वो 20 से 25 या 30 सवाल जो थे वो ज़्यादा ट्रिकी थे, और 20+ क्वेश्चन जो है ना, 20 ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें राइटर्स का पूछा गया, आथर्स का पूछा गया, लाइन्स पूछी गई, बुक्स के नेम्स पूछे गए। मतलब ये नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चन हैं। अगरचे ये पहले भी होते थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते थे। यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन जो हैं वो किस राइटर का क्या था, राइटर का बुक, पोएम का नाम, बुक का नाम, पोएट का नाम, इस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो ये 20 क्वेश्चन जो हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये एक बहुत बड़ा फिगर है। 2 क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे थे जिनमें राइटर्स के पेन नेम्स पूछे गए, जॉर्ज इलियट का और जॉर्ज ऑरवेल का। लकीली ये मैंने कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो में डिस्कस भी की थी ये चीज़ें, जिन लोगों ने ये वीडियोस देखी होंगी। चौसर, डन, पोप, शैले, डिकन्स, ये वो चीज़ें हैं जो पिछले पेपर्स में रिपीट होती रहीं, पिछले 3 जो पीपीएससी लेक्चर इंग्लिश के पेपर्स हुए हैं, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब भी रिपीट होंगी, लेकिन ऐसा कोई ख़ास नहीं हुआ। बस शेक्सपियर में से कुछ पूछा गया। तो चलें, और जहाँ तक बात है इंडियन क्वेश्चंस की, तो जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड, या सब कॉन्टिनेंटल लिटरेचर, या पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, फाइन, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं कि आप जो है वो 80 में से 9 सवाल आपने वहाँ से उन्होंने उठा के दे दिए। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे उनकी क्या फ़िलॉसफी है, क्या साइकोलॉजी इसके पीछे छुपी हुई है कि उन्होंने इतने क्वेश्चन यहाँ से क्यों दिए। शायद ऐसा हो कि इंडियन लिटरेचर को प्रमोट किया जाना जो है वो मकसूद हो। बल ये तो मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, चीज़ें इससे डिफरेंट भी हो सकती हैं। अच्छा, तो अभी चूँकि इंडियन लिटरेचर स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा था, तो उस हवाले से मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो आर के नारायण का क्वेश्चन था कि मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स ऑफ आर के नारायण आर सेट इन वेयर। ये एक वेबसाइट से लिया गया है, वहाँ पे ये क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट के साथ मौजूद है। तो ये मद्रास में इसकी सेटिंग है, और मेरे ख्याल में अगर आप लोग लिटरेचर के साथ वाबस्ता है तो आर के नारायण का नाम तो आपने सुना होगा। वो बड़ा फेमस इंडियन राइटर है, उसकी मई में 2001 में उसकी डेथ हुई थी। तो आर के नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू और अरुंधति राय, ये 4 वो नाम हैं जो मेरे ख्याल में लिटरेचर के स्टूडेंट्स को मालूम होने चाहिए थे, अगरचे उनके बारे में ज़्यादा टेक्निकल डिटेल ना होती, लेकिन बल ये 4 नाम जो हैं मेरे ख्याल में उनको आप लोगों को मालूम होने चाहिए थे। तो पहला क्वेश्चन, जो 7वां क्वेश्चन था, सॉरी, ये जो पेपर बाहर फिर रहा है वेबसाइट्स पे शेयर हो रहा है, पीपीएससी का कल वाला पेपर जिसका पेपर कोड सी है, मेरी नज़र से भी गुजरा है, फेसबुक से मैंने लिया है। तो इसमें 7वां क्वेश्चन जो है वो आर के नारायण के नावल्स की सेटिंग्स का था। उसके बाद 18वां क्वेश्चन था अरबिनो घोष का। अरबिनो घोष जो है वो भी एक इंडियन फिलोसफर था, योगी, गुरु, पोएट और नेशनलिस्ट था। 1872 से 1950 तक रहा। उसका ये क्वेश्चन था कि जी अरबिनो घोष का जो सावित्री है वो एक एपिक नावल है, किस चीज़ के बारे में है? तो वो सोल के बारे में है। और बहुत मज़े की बात ये कि ओपन पेपर mcqs.com नामी एक वेबसाइट है, ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया था। और इंडियन क्वेश्चन जो थे वो 9 में से 7 इस वेबसाइट से लिए गए थे, ओपन पेपर mcqs.com। तो अरबिनो घोष के बारे में क्वेश्चन था। 31st क्वेश्चन तो था वो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में था। टैगोर एक बंगाली पोएट था, प्री पार्टीशन पोएट था। तो उसकी जो पोएम्स हैं गीता अंजलि, उनके इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने की थी, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इस वेबसाइट के मुताबिक उसने खुद ही की थी। ये भी जो है वन पेपर mcqs.com से लिया हुआ था। अच्छा जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, सरोजनी नायडूज पोएम द क्वीन ऑफ राइवल्स इज बेस्ड ऑन अ लेजेंड। ये किस लेजेंड पे बेस करती है? तो ये competoid.com competoid.com से ये क्वेश्चन लिया गया था।
और ये सरोजनी नायडू का जो ये वाला क्वेश्चन है, ये इसका आंसर था कि ये पर्शियन लेजेंड पे बेस करती है। और सरोजनी नायडू, इसके 2 क्वेश्चन आए हैं, ये एक बड़ी मशहूर इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पोएटिस थी, ठीक है। देन क्वेश्चन अनीता देसाई के एक नावल का था। अनीता देसाई से तो आप लोग वाकिफ़ होंगे ही सही ना, ये नाम भी बहुत मशहूर है, अक्सर आपको बुक्स और ऑथर्स में ये मिलता रहता है, न्यूज़पेपर्स में भी आता रहता है, ठीक है। तो माया उसका एक नावल है, सॉरी क्राई द पीकॉक एक नावल है अनीता देसाई का, और उस नावल में माया जो है सेंट्रल कैरेक्टर है। अनीता देसाई इंडियन नावलिस्ट भी है और ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में प्रोफेसर ऑफ ह्यूमैनिटीज़ है। और ये भी Compitoid.com से लिया गया था। सॉरी, Compitoid.com वो साइट है जिससे 9 में से 7 क्वेश्चन लिए गए थे। ओके जी, 55th क्वेश्चन इस पेपर में था, द गोल्डन ब्रेथ इज अ वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय मुल्क राज आनंद। ये जो मुल्क राज आनंद साहिब हैं, ये भी एक इंडियन राइटर हैं और ये ही इज़ एंग्लो इंडियन फिक्शन राइटर, और इसने R.K. नारायण, अहमद अली और राजा राव के साथ इसका ये एक जॉइंट फेम ये है कि ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडिया बेस्ड राइटर्स इन इंग्लिश टू गेन एन इंटरनेशनल रीडरशिप। अहमद अली, जिनके बारे में आप पहले अच्छे से जानते हैं, पाकिस्तानी राइटर हैं, तो ये पहले जो है वो सब कॉन्टिनेंट के राइटर हैं जिन्होंने इंग्लिश में लिखा और इन्हें इंटरनेशनल रीडरशिप मिली, इन्हें फेम मिला। तो इनकी बुक है द गोल्डन ब्रेथ। ये बुक जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बुक है, पोइट्री के रेलेवेंट है। पूरा नाम है किताब का द गोल्डन ब्रेथ, अ स्टडी इन 5 पोएट्स ऑफ न्यू इंडिया। इस किताब में इन्होंने 5 पोएट्स जो हैं इंडियन पोएट्स, उन पे बात की है, जिनमें नंबर 1 पर रविंद्रनाथ टैगोर, अलामा इकबाल, पूरन सिंह, सरोजनी नायडू और हरिंद्र नाथ शामिल हैं। इन 5 पोएट्स पे इन्होंने बात की है। उसके बाद ये 59th क्वेश्चन था, साइक्लोन इन पाकिस्तान, ये किसका वर्क है? तो साइक्लोन इन पाकिस्तान इज़ अ पोलिटिकल वर्क बाय सुनीता नाम जोशी। ये सुनीता नाम जोशी साहब अभी तक हयात हैं, पोएट हैं, आथर हैं, एजुकेटर हैं और मुंबई में रहती हैं। और ये क्वेश्चन भी इन्होंने Compitoid.com से ही लिया था, COMPETOID Compitoid.com। इस पेपर में 72nd क्वेश्चन था अरुंधति राय के बारे में। अरुंधति राय हैज़ बिन अवॉर्डेड अ बुकर प्राइज ऑन हर नावल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ये तो आपको ऑलरेडी मेरे ख्याल में मालूम होगा या मालूम होना चाहिए था। और 79th क्वेश्चन था अगेन सरोजनी नायडू के बारे में, ये भी उसी वेबसाइट से लिया गया था। और क्वेश्चन ये था कि सरोजनी नायडू इज चीफली या व्हाट सॉर्ट ऑफ पोएटिस, शी वाज अ लिरिक पोएट। तो ये भी उसी Compitoid.com से लिया गया था। और ये सारे के सारे सवाल, 9 में से 8 सवाल इसी वेबसाइट से लिए गए थे। और इन सब सवालों में स्टेटमेंट्स भी वही थी और आंसर्स की जो तरतीब थी, जो ऑप्शन दी हुई थी ABCD, वो भी एग्जैक्टली वही थी जो पेपर में आई हुई थी। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पेपर सेटर को कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए था कि वो किसी भी वेबसाइट से एग्जैक्ट क्वेश्चंस उठाए और उन्हें एज इट इज़ दे दे, और वो भी इंडियन आथर्स के या इंडियन राइटर्स की उन्हीं की वेबसाइट से। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो मुझे तो यूँ लग रहा है जैसे ये विलिंगली इंडियन जो है कंटेंट उसको प्रमोट किया जा रहा है। एंड मुमकिन है अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ फर्दर इन लोगों के वर्क्स को इंक्लूड करें अपने सिलेबसेस में, अगरचे वो HEC की परमिशन के और HEC की उसके साथ होता है। तो ये हमारा एज अ होल जो है वो पेपर्स के बारे में, कल के पेपर के बारे में एक जनरल डिस्कशन थी। जो लिटरेचर के बाकी रेलेवेंट क्वेश्चन हैं हम इंशाल्लाह उन पे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में मैं इसके अलावा भी आपसे कुछ और बातें भी करूँगा। 10.5 में सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि अगर आपका पेपर अच्छा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मेजॉरिटी का पेपर ऐसा ही हुआ। और अगर आप इवन दूसरी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं जहां आपको लगता है कि पेपर शायद आप क्वालिफाई ना कर सकें, तो फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है। एक दरवाज़ा बंद होता है तो 100 दर और खुलते हैं। आप अपनी मेहनत जारी रखें, मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। तो मेरी बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ आपके लिए यही अल्फाज हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करेगा। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।